मैं ये सोचते सोचते दबे पांव मम्मी के बेडरूम की ओर बढ़ गई। दरवाजे के नजदीक आकर खिड़की की ओर देखा तो खिड़की बंद थी। मैं अंदर झांकना चाहती थी। मेरे मन में वैसी कोई दुर्भावना नहीं थी। मैं तो ये देखने के लिए बेचैन थी कि कहीं पापा तो नहीं आ गए हैं। तभी मेरी निगाह दरवाजे के गोल छेद पर पड़ी। मैं एक आंख बंद कर दूसरी आंख से उस छोटी सी गोल छेद में झांकने लगी। अंदर का नजारा देखकर मुझे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। मैंने अपनी आंखें मलकर फिर उस गोल छेद से झांका तो वही दृश्य नजर आया। इस बार अविश्वास करने का कोई सवाल ही नहीं था। वेदांत अंकल बिल्कुल ही निर्वस्त्र थे और मम्मी चड्डी बनियान में थी। इस मुद्रा में दोनों ही बहुत खुश थे। एक दूसरे की आंखों में आंखें डाले यूं बैठे थे जैसे एक दूसरे को सम्मोहित कर रहे हों। इतने में मम्मी ने वेदांत अंकल के पेट में गुदगुदी की। वो अनायास ही हंसने लगे और हंसते हंसते ही उन्होंने मम्मी को अपनी गोद में उठाकर बिठा लिया। मम्मी उनके गले में बाहें डालते हुए बोली, तुम्हारी बाहों का स्पर्श बड़ा ही उत्तेजक है। दिगंबर ने तो मुझे कभी ऐसा आनंद दिया ही नहीं। तुम्हारा पति दिगंबर कोई मर्द हो रही है, वह तो बोधू है। न जाने कैसे उसके साथ तुम रहती हो। वेदांत अंकल ये कहकर हंसने लगे। दिगंबर तो एक खंभा है जिसकी आड़ में मैं तुम्हारे साथ रहती हूँ। दिगंबर जैसे पति को उंगलियों पर नचाना मुझे खूब आता है। मम्मी यह कहते कहते काफी आक्रामक हो गई और उसने वेदांत अंकल के गाल को दांतों से काट लिया। वेदांत अंकल भी कहीं चूकने वाले थे। एक हल्की सी सीटकार लेते हुए उन्होंने मम्मी को बाहों में समेट लिया, फिर उसके होठों को जोर से भींच लिया। अब कैसा लग रहा है? कैसा क्या लग रहा है? अच्छा लग रहा है। क्या तुम्हें नहीं पता, स्त्रियां दर्द से मिठास चूसती हैं। मम्मी के शब्द ये कहते कहते लड़खड़ा गए। उसकी आंखें बंद हो गई। दोनों एक दूसरे के होंठ ऐसे चूस रहे थे जैसे लॉलीपॉप या आइसक्रीम चाट रहे हों। तभी वेदांत अंकल ने मम्मी को एक हल्की सी थपकी लगाए। इस थपकी के जवाब में मम्मी ने भी उनकी पीठ पर एक हल्की सी चिकोटी काट दी। सेक्स का इतना जीवंत और उत्तेजक दृश्य मैंने पहली बार ही देखा था। मेरा रोम रोम रोमांचित हो उठा। मेरे कपड़े पसीने से नहा गए। मुझे इस खेल को देखने में आनंद भी आ रहा था और घृणा भी हो रही थी। घृणा इसलिए हो रही थी क्योंकि यह खेल मेरी मम्मी किसी दूसरे मर्द के साथ खेल रही थी। पापा के साथ वह खेल में शामिल होती तो शायद मुझे घृणा न होती या मैं इतनी देर तक यहाँ न खड़ी होती। इतने में ही मैंने देखा दोनों एक दूसरे से थक हार कर ऐसे दूर दूर बैठे हौंफ रहे हैं मानो दो शिकारी कुत्ते बराबर की कुश्ती लड़ते लड़ते थक गए हो और पुनः लड़ने के लिए सुस्ता रहे हो। तभी मम्मी ने हाथ का इशारा करते हुए कहा, आओ यहाँ मेरे पास। आज तो होंठ ऐसे चूस रहे थे जैसे कोई आइसक्रीम चूसता हो। क्या तुम इस मामले में पीछे थी? वेदांत अंकल ये कहकर जाने के लिए उठ खड़ी हुए। मम्मी ने उनका हाथ झुककर पकड़ लिया। क्यों? दिल भर गया। अब बस भी करो, काजोल कहीं आ गई तो मुश्किल हो जाएगी। वेदांत अंकल की आवाज में थकान थी, लेकिन मम्मी के चेहरे पर थकान की शिकन तक भी नहीं थी। उसकी आंखों में तो अभी और आमंत्रण हिलोरे मार रहा था। उसने वेदांत अंकल को खींचकर पलंग पर बिठा दिया। काजोल अपनी सहेली के घर गई है, वो अभी नहीं आने वाली। मेरे शरीर में एक सिहरन सी दौड़ गई। तुम भी? वेदांत अंकल ने ये कहते कहते मम्मी को बाहों में भींच लिया। लगता है अब कल वाले आसन का इस्तेमाल करना पड़ेगा। करो ना, मना किसने किया है? मम्मी यह कहते कहते हंसने लगी। अंकल ने उसको पलंग पर पटक दिया। मम्मी का पूरा शरीर पलंग पर मचल रहा था। अंकल ने हाथ बढ़ाकर टेप रिकॉर्डर ऑन कर दिया। संगीत की धुन बड़ी ही उत्तेजक और दिलकश थी। तभी अचानक ही मुझे छींक आ गई। सारा गुड़ गोबर हो गया। मैं हड़बड़ा कर अपने कमरे की ओर भागती चली गई और पलंग पर निढाल पड़ गई। मुझे अपने आप पर बहुत ही खींच आ रही थी। इस नासपीटी छींक को क्या अभी ही आना था।
सारा खेल बिगाड़ दिया। इतने में दरवाजा खुलने की भादाम की आवाज आई। मैं फटाफट पलंग से उठकर कपड़े बदलने लगी ताकि मम्मी यह समझे कि मैं माधुरी के घर से अभी अभी आ रही है। इसी बीच मम्मी मेरे कमरे में दाखिल हुई। मैंने देखा वो काफी भयभीत थी। वो मेरे करीब आकर बोली, कब आई? अभी चली ही तो आ रही हूँ। माधुरी घर पर ही थी। हाँ, घर पर ही थी। मैं इतना कहकर बाथरूम में आ गई और स्वयं को सहेजने संभालने की कोशिश करने लगी। मुझे डर था कि कहीं मैं माँ बेटी के मर्यादित रिश्ते की गरिमा को भूलकर कोई अशोभनीय बात न कर बैठूं। मैं माँ से कोई सवाल करना नहीं चाहती थी क्योंकि माँ की यह अपनी जिंदगी थी। न जाने किस मजबूरी में वह ये सब कर रही थी। कोई कारण जाने बिना माँ को कुछ कहना मुझे ठीक नहीं लग रहा था। वो पापा से इतनी बड़ी बेवफाई क्यों कर रही थी, ये बात मुझे भीतर ही भीतर कचोट रही थी। मैं शुरू से ही उस विचारधारा की थी, जो भी काम करो खुलेआम करो, किसी से धोखाधड़ी न करो। इसी मध्यांतर मैंने देखा पापा रवीना की बेल पर झुकते जा रहे हैं और उनके होंठ रवीना के होंठों को चूमने के लिए मचल रहे हैं। मैंने अगले पल ही अपनी दोनों हथेलियों से आंखें ढक ली और मन ही मन सोचने भी लगी, ये कैसी आग है जो स्त्री को पुरुष दर पुरुष और पुरुष को स्त्री दर स्त्री भटकने पर मजबूर कर देती है। पुरुष की बाहों का पहला पहला स्पर्श कैसा होता होगा। पुरुष के संसर्ग में कभी नहीं आने वाली एक स्त्री पुरुष की बाहों के स्पर्श मात्र से ही कितनी रोमांचित हो उठती होगी। मैं ये जानने की कोशिश करते पसीने से तरबतर हो गई। मैंने देखा मेरे हाथ के पसीने से फाइल भीग गई है और मेरे स्तनों से फूट आए पसीने ने मेरे बनियान को भिगो दिया है। मेरे हाथ अनायास ही मेरी जांघों पर चले गए। मेरी चड्डी भी पसीने से भीग गई थी। मुझे लगा मेरे भीतर भी कुछ कुछ हो रहा है। मैं वहां से सीधे अपने कमरे में चली आई। मुझे अच्छे बुरे का ज्ञान हो गया था। मेरे होठों से अनायास ही बोल फट पड़े। अब स्थिति मेरे सामने बिल्कुल ही स्पष्ट है। न तो मम्मी दोषी है और न ही पापा दोषी है। चरित्रहीन कोई नहीं है। एक दूसरे के प्रति अरुचि, नापसंदगी और परिस्थिति जन्य लाचारी ने ही दूसरे से संबंध बनाने के लिए मजबूर किया है। जो लोग इन बातों को नहीं समझते वही ऐसे संबंधों को गलत मानते हैं। मैं मम्मी को भी जानती हूँ और पापा को भी जानती हूँ। मुझे अच्छी तरह से याद है मम्मी पहले ऐसी नहीं थी। बेल बेचना उसका धंधा नहीं है। वेदांत अंकल से वह पैसे नहीं ऐंठती है। उसे तो यौनानंद का सुख चाहिए जो पापा नहीं दे सकते क्योंकि पापा तो रवीना पर मुग्ध है। जब प्रकृति के सारे कार्य समय से होते हैं तो फिर मनुष्य किसी का इंतजार कब तक करेगा। मम्मी जवान है, उसे इंद्रिय सुख चाहिए ही चाहिए। किसी को बदचलन या चरित्रहीन कहना जितना आसान है उसको समझना उतना ही कठिन है। एक पुरुष की बाहों से दूसरे पुरुष की बाहों में जाने का सफर कितना दुष्कर होता है। भले ही सहवास के सुखों में वृद्धि हो जाती हो पर क्या शुरू में दूसरे पुरुष तक पहुंचने में तकलीफ नहीं होती होगी। कितना अपमानित होना पड़ता होगा। मम्मी पापा को नजरअंदाज शुरू से ही करती आ रही है। आखिर तब तक वह अपने प्रति उसकी उदासीनता को ओढ़े रहते। कभी न कभी तो किसी न किसी से तो उन्हें जुड़ना ही था। मैं रवीना की शुक्रगुजार हूँ कि उसने पापा को समझा है और मैं वेदांत अंकल की भी शुक्रगुजार हूँ जिसने मम्मी की पीड़ा को और बढ़ने नहीं दिया है। अगर पापा के जीवन में रवीना नहीं आई होती और मम्मी के जीवन में वेदांत अंकल नहीं आए होते तो क्या ये दोनों दिमागी रूप से पागल नहीं हो गए होते। इन अवैध संबंधों ने ही तो उन्हें यौन रोगी होने से बचाया है। इतने में ही मेरे विचारों की श्रृंखला टूट गई। पापा दरवाजे में खड़े थे और रवीना उनके पीछे खड़ी थी। मेरे बोलने से पहले ही दोनों मेरे नजदीक आकर बैठ गए। मैंने देखा दोनों के ही चेहरों पर गजब की ताजगी और आत्मसंतुष्टि थी। मेरे मन में पापा के प्रति कोई मैल भाव नहीं था। मैं रवीना को भी एक बदचलन औरत नहीं मानती थी।
मम्मी के लिए भी मेरे मन में कोई बैर भाव नहीं था। परिस्थितियां ही ऐसी बन गई थी कि सब घुलमिल हो गया था। ऐसा कभी मेरे साथ भी हो सकता था या किसी दूसरे के साथ भी। मेरी तरह विचारधारा शुरू में इन लोगों की भी होगी। जब परिस्थितियां इनके प्रतिकूल होती गई तो उनके विचारों में भी बदलाव आता चला गया। मेरे भीतर एक गजब का आत्ममंथन चल ही रहा था कि पापा ने मुझे टोक दिया, काजोल बेटी क्या सोच रही हो? तुम्हारी पढ़ाई कैसी चल रही है? ठीक चल रही है पापा। मैंने ये कहते हुए पापा की ओर देखा तो वह मुझसे आंखें मिला न सके। मैं बोली, पापा मैं तो तुम्हारी बेटी हूँ। तुम मम्मी के लिए या दुनिया के लिए जैसे भी हो, लेकिन मेरे लिए तो सिर्फ मेरे पापा ही हो। और मम्मी भी तुम्हारे लिए कैसी भी क्यों न हो, पर मेरे लिए तो मेरी मम्मी है। मैं जानता हूँ बेटी। ये कहते कहते पापा ने मुझे अपने गले से लगा लिया। मैंने महसूस किया पापा कुछ ये जान गए थे कि मुझे मालूम हो गया है रवीना से उनके क्या संबंध है। इतने में ही रवीना ने अपने पर्स से टॉफियों के 2-3 पैकेट मेरे आगे रख दिए। तुम्हें ये टॉफियां पसंद है ना? मैं तुम्हारे लिए ही लाई हूँ। रवीना ये कहकर हंसने लगी। मैं सोच रही थी अब मैं इस प्यार और लगाव को क्या कहूँ। कैसे ये कह दूँ कि रवीना बच्चन है या वेदांत अंकल चरित्रहीन है। मुझे एक साथ इतने सारे लोग प्यार करने वाले मिले हैं। मेरे लिए तो सभी अच्छे हैं। बुरे तो तब होते जब वे एक दूसरे को ब्लैकमेल करते या ठगते लूटते। वे तो जिंदगी को जी रहे हैं, वह भी बड़े ही सलीके से। मम्मी पापा के साथ रह भी रही है और अपने तरीके से जी भी रही है। पापा भी मम्मी के साथ रह रहे हैं और अपना जीवन भी जी रहे हैं। भाग्य में कोई है तो वह मैं हूँ। मुझे मम्मी पापा की दोहरी जिंदगी के साथ आए दिन समझौता करना पड़ता है। मुझे डर है कहीं मैं भी दोहरी जिंदगी जीने की आदी न बन जाऊं। इतने सारे लोगों का प्यार किसी दिन मेरे लिए धीमा जहर भी बन सकता है। मैं अभी और सोचती इतने में पापा बोल पड़े, बेटी तुम अपनी पढ़ाई करो, मैं रवीना को बस स्टैंड तक छोड़कर आता हूँ। यस पापा। मैं ये कहकर एक किताब रैक से खींचकर पलटने लगी।